सलमा की चारों बेटियां पढ़ी लिखी थीं, लेकिन उनमें से 3 नौकरी करती थीं। एक बेटी जो नौकरी नहीं करती थी, इसकी शादी एक गरीब घर में हो गई थी। जब सलमा के घर में कोई फंक्शन होता तो नौकरी करने वाली तीनों बेटियां जानबूझकर मां पर खूब पैसा खर्च करती, और सबसे छोटी बेटी ये मंजर देखकर दिल ही दिल में रोती कि काश वो भी कमा रही होती तो मां पर खर्च करती। जब सलमा के बेटे की शादी थी तो सब बहनों ने भाई को सोने की अंगूठियां पहनाएं ताकि गरीब बहन और उसके शौहर की बेइज्जती हो। लेकिन अचानक सब हैरान रह गए जब गरीब बहन और बहनोई ने भी तोहफा पेश किया। आज इतवार का दिन था, सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। सलमा की बड़ी तीनों बेटियां छठी के 22 अभी तक अपने कमरों से बाहर नहीं निकली थीं। सिर्फ सबसे छोटी बेटी आयशा थी जो घर के कामों में मसरूफ थी। कमरे से अफशां बाहर निकली तो इसने हुक्म दिया, आयशा जल्दी से हलवा पूरी बनाओ, आज मैं अपनी छठी भरपूर इंजॉय करना चाहती हूँ। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम्हें क्या खबर के नौकरी करने वालों के लिए छठी कितनी कीमती होती है। अफशां पीले रंग का सूट पहने, बाल डाई किए और चमकदार चेहरा लिए निकली। वो अपनी तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने ऊपर ही लगाती थी। आयशा बस इसे देखती रह गई। इसकी सांवली रंगत और कामों की ज्यादती से मजीद दबी दबी सी हो गई थी। सारा दिन घर के कामों में उलझी रहने की वजह से इसे अपनी देखभाल का वक्त ही नहीं मिलता था। वो खामोशी से किचन में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी। इतने में बाकी दोनों बहनें भी जागकर कमरे से बाहर आ गईं और अब डाइनिंग टेबल पर शोर मचा रही थीं। आयशा के हाथ तेजी से चल रहे थे। वो सिर्फ मैट्रिक पास थी, क्योंकि अल्लाह ने इसे इतनी ही समझ दी थी कि 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने इस पर मजीद पैसे खर्च करना मुनासिब ना समझा। आयशा को याद था जब इसने अफशां से कहा था कि वो मजीद पढ़ना चाहती है, तो अफशां ने तंजिया अंदाज में कहा था, क्या करोगी पढ़कर? पहले ही 2 बार फीस ज़ाय करवा चुकी हो, और वैसे भी हम तीनों नौकरियां कर रही हैं, छोटा एहसन अभी पढ़ रहा है, तुम घर के काम कर लिया करो, माँ घर में अकेली होती है, हमें भी तो वापस आने पर खाना बना हुआ चाहिए। अगर तुम भी नौकरी करने लगोगी तो खाना कौन बनाएगा? ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया था। वो भी चाहती थी कि आला तालीम हासिल करे और एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन बाकी तीनों बहनों का ख्याल था कि इसका काम सिर्फ घर संभालना है। आयशा ने खामोशी से हाँ कर ली। वैसे भी सलमा बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी थी। बेवा की लंबी जिंदगी तन्हा बच्चों की परवरिश करते करते वो थक गई थी। आयशा ने हलवा पूरी और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लाकर रखा तो बहनों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह जी वाह, घर में रहने वाली लड़कियों के तो बड़े मजे हैं, अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से सोती हैं और सारा दिन ठंडी हुआ के सामने लेटी रहती है। उन्हें क्या खबर के नौकरी करने वालों की जिंदगी कैसी होती है। अफशां से छूटी सायरा आयशा को देखते हुए कहने लगी, ये करना कैसा होता है। फिर वो खामोशी से नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी इसने एक ही लुकमा लिया था कि अफशां ने इसे टोक दिया, ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके लाओ। आयशा खामोशी से अलिफाटे गई और चाय गर्म करके ले आई तो सायरा मुंह बनाकर बोली, मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद ही नहीं, पता नहीं कैसी बनाई है, मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। आयशा उल्टे कदमों वापस किचन में चली गई और अंडा पराठा बनाकर ले आई। इतने में छोटा भाई एहसन भी जाग कर आ बैठा। सारी बहनें इस पर प्यार लाटा रही थीं। आयशा को भी वो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन एहसन इससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। इसकी सारी तवज्जो सिर्फ उन बहनों पर रहती जो नौकरी करती थीं और जिनके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहते थे। इस वक्त भी जब आयशा ने इसके पास कुर्सी रख कर बैठने की कोशिश की तो एहसन फौरन बोला, ओ यार तुम उठ जाओ यहाँ से, किचन में काम करके आई हो, तुमसे लहसुन प्याज और पसीने की बाव आ रही है। आओ अफशां आपी, अब मेरे पास बैठो, अब से तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, लगता ही नहीं कि अब 30 साल से ऊपर की हो चुकी है। आप अपनी इतनी केयर करती हैं, जरा आयशा को भी सिखा दे, हर वक्त बस काम वाली बनी रहती है। एहसन ने इतनी सख्ती से कहा कि आयशा का दिल टूट गया। अफशां एक नखरे से मुस्कुराई और जाकर भाई के बराबर बैठ गई, जबकि आयशा शर्मिंदा होकर एक कोने में कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पूरी और चाय का 1 कप आयशा के हिस्से में आया। शाम को कुछ मेहमान आने वाले थे अफशां के रिश्ते के लिए। सलमा बेगम ने अचानक ये बात छेड़ दी तो सबकी नजरें उसकी तरफ अलिफाटे गईं। अफशां भी आहिस्ता से मुस्कुराने लगी। सब शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातें करने लगे। पूरा दिन सलमा ने घर के बहुत सारे काम करवाए।
आयशा को भी बहन की शादी की बड़ी खुशी थी। इसने दिल लगाकर तरह तरह के पकवान तैयार किए। शाम को मेहमान आए तो अफशां फौरन गिल्ली में झांकने लगी कि देखे वो किस गाड़ी पर आए हैं। इसे यकीन था कि ससुराली बड़ी गाड़ी में आएंगे, लेकिन गिल्ली में कार की बजाय एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर सलमा बेगम लड़के वालों के साथ बैठी थी। लड़का मामूली सी शक्ल सूरत का मगर निहायत सीधा सादा लग रहा था। इसके वालिदैन भी शरीफ लोग मालूम हो रहे थे और बार बार मोहब्बत से अफशां की तारीफें कर रहे थे। सलमा ने पूछा, बेटा क्या करता है और कितना कमाता है? तो लड़के की माँ बोली, बस बेटा 30,000 कमा लेता है, वक्त के साथ तनख्वाह बढ़ती जाएगी। अल्लाह का करम है कि 100 गज का अपना मकान है और एक मोटरसाइकिल भी है। ये सुनते ही अफशां जो सामने बैठी थी एकदम चौंक कर अलिफाटे खड़ी हुई। इसके चेहरे के बदलते तासुरात सब ने देखे। इसने चाय का कप जोर से मेज पर रखा और अंदर कमरे में चली गई। सलमा बेगम समझ गईं कि अफशां को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। लड़के वाले कुछ देर तक बैठे रहे। आयशा ने उनके सामने खाना लाकर रखा तो वो खाकर खामोशी से चले गए। अंदर आकर अफशां गुस्से में बोली, मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। 3 बंदे मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे, मुझे कितना बुरा लगेगा जब मैं। अफशां गुस्से से बोली, मैं मोटरसाइकिल पर नहीं बैठूंगी, मुझे तो किसी गाड़ी वाले का रिश्ता चाहिए। उनके 100 गज के मकान से बड़ा तो मेरा ऑफिस है, और वैसे भी इतने आम से शक्ल और सूरत वाले लड़के को देखकर मुझे तो गेन आ रही थी। ये सुनकर सलमा बेगम को बुरा तो लगा, लेकिन बेटे और बेटी के आगे कुछ कहना मुनासिब ना समझा। उन्होंने परेशानी से कहा, लेकिन बेटा वो लोग कितने अच्छे थे, इनकार कैसे करूं? अफशां कुछ देर सोचती रही। अलिफादेर आयशा उसके कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक अफशां बोली, उम्मी, अपनी आयशा का रिश्ता कर दें इस लड़के के साथ। वैसे भी दोनों की शक्ल और सूरत एक जैसी है, ना वो कोई खास है और ना ही ये इसके लिए रोटियां बनाती रहेगी और वो कमा कर लाता रहेगा, दोनों खुश रहेंगे। आपका एक बोझ तो कम हो जाएगा, हम वैसे भी नौकरियां कर रही हैं, आपको क्या टेंशन है? अफशां ने बात खत्म कर दी, जबकि आयशा हैरत से आंखें फाड़े अपनी बहन को देख रही थी कि वो इसके बारे में किस तरह बात कर रही है। लेकिन सलमा बेगम को ये तजवीज़ अच्छी लगी, क्योंकि वो इतने अच्छे रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने लड़के वालों को फ़ोन करके हामी भर ली और बताया कि बड़ी बेटी की बजाय छुट्टी के लिए रिश्ता पसंद आया है। लड़के वालों को कोई एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो आयशा ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वो सीधी सादी और खामोश तबीयत की थी। चंद ही दिनों में घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए। सलमा बेगम ने शादी के अखराजात के लिए अफशां और बाकी बेटियों से पैसे मांगे, मगर सब ने बात टाल दी। अफशां ने आराम से कहा, उम्मी, इतनी क्या ज़रूरत है आयशा की शादी पर पैसा लुटाने की? इसे वैसे भी महंगे कपड़ों और जूतों की आदत कहाँ है? बस 2-3 सस्ते सूट ले आना और घर में जो बर्तन पड़े हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं होते वो डब्बों में बंद करके दे देना, काम चल जाएगा। ये सुनकर सलमा बेगम का दिल बुझ गया, लेकिन उनके पास अपना 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि घर का सारा खर्चा बेटियां ही चलाती थीं। आयशा के दिल में अपनी शादी के कई ख्वाब थे, मगर बहनों ने सब पर पानी फेर दिया। जहेज के नाम पर घर के पुराने बर्तन डब्बों में बंद करके रख दिए गए। एक सोने का सीट बाहर से मंगवाया गया, जो इतना हल्का था कि हाथ में लेते ही टूटने लगता। आयशा चाहती थी कि अपने कपड़े और जूते खुद पसंद करे, मगर अफशां बाजार गई और 2-3 सस्ते सूट ले आई। फिर इसने अपनी अलमारी से वो कपड़े निकाले जो महंगे बनवाए थे, मगर इसे पसंद नहीं आए थे, और जल्दी जल्दी आयशा के सूटकेस में डाल दिए। आयशा ये सब देखती रही, मगर कुछ ना बोली। वो अपनी माँ को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। शादी का दिन करीब आया तो दुल्हा वालों ने माजरत करते हुए कहा कि वो शादी का जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा लड़की वाले अपनी मर्जी से दुल्हन का लहंगा दे दे। ये सुनते ही अफशां गुस्से से भड़क अलिफाटे, अब 10-15 हज़ार का लहंगा लाकर पहनाओ इस महारानी को, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। इसके गुस्से में चिल्लाते ही सलमा बेगम की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। अफशां ने जब देखा कि माँ के दिल में इसकी अहमियत कम हो रही है, अफशां फौरन छोटी बहन सायरा को साथ लेकर बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा वाकई अच्छा था, लेकिन आयशा से इसने झूठ कहा कि ये खरीद कर लाई हो। शादी के दिन दुल्हा वाले आयशा के लिए अच्छे तोहफे लाए थे। उन्होंने चाहा कि शादी हाल में हो, मगर अफशां ने इनकार कर दिया कि घर से ही रुखसती होगी। इसके हुक्म के आगे कौन बोल सकता था। सादगी के साथ आयशा की शादी हुई और वो अपने शौहर आसिफ के साथ उसके घर चली गई।
आसिफ सीधा सादा मगर अच्छा इंसान था। इसने पूरी कोशिश की कि आयशा की शादी की खुशियों को पूरा करे। आयशा भी लालची लालकी न थी। दोनों ने एक दूसरे को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आसिफ की सूरत में आयशा को खुशियों की एक नई दुनिया मिली थी। वो गरीब जरूर था मगर दिल बड़ा रखता था। 100 गज के इस छोटे से घर में आसिफ ने आयशा को रानी बनाकर रखा मगर उसकी तनख्वाह मामूली थी। महीने के आखिर तक अक्सर गुजर बिसर मुश्किल हो जाती। कभी राशन खत्म हो जाता, कभी बिल भरने होते और कर्ज खा दरवाज़ा खटखटाते जबकि उनके पास देने को एक पैसा भी ना होता। मजबूर होकर वो तनख्वाह का इंतज़ार करते रहते लेकिन आयशा ने कभी शिकायत जुबान पर ना लाई। उन्हीं दिनों वो अपनी माँ सलमा बेगम से मिलने आई तो घर में गैर मामूली हलचल थी। आयशा ने पूछा, उम्मी क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? क्योंकि सब बहनें खूब तैयार बैठी थीं। खुद सलमा बेगम ने भी अच्छा सा जोड़ा पहन रखा था। सलमा बोले, हाँ बेटा, आज एहसन के रिश्ते वाले आ रहे हैं। लड़की डॉक्टर है और बहुत अमीर घराने से है। रिश्ता अफशा ने देखा है। ये सुनकर आयशा दंग रह गई। इसे तो किसी ने बताया भी नहीं था। इतने में अफशा और सायरा अंदर से निकलन और साथ छोटी बहन फातिमा भी थी। अफशा ने आगे बढ़कर कहा, एहसन का रिश्ता तय हो रहा है, शादी की शुरुआत है तो हमने सोचा कि माँ को गिफ्ट दें। इसने एक निहायत कीमती जोड़ा सलमा बेगम के सामने रख दिया और फखर से बोली, ये पूरे 1 लाख का जोड़ा है, मैं आपके लिए लाई हूँ। सायरा ने भी फौरन पर्स से सोने के कंगन निकालकर माँ के हाथों में पहना दिए। मैं बड़े दिनों से पैसे जमा कर रही थी, ये कंगन खास आपके लिए बनवाए हैं। छोटी फातिमा ने भी एक महंगी कश्मीरी शाल माँ की गोद में रख दी। सलमा बेगम ये सब कीमती तहाइफ देखकर खुशी से निहाल हो रही थी, जबकि सामने बैठी आयशा शर्म से पानी पानी हो रही थी। इसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी जहां मामूली सी घिसी हुई चप्पल थी और बदन पर पुरानी साड़ी नुमा मेला जोड़ा। इसके पास माँ को देने के लिए एक पैसा भी न था। अफशा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं दोगी माँ को? अब तो तुम शादीशुदा हो, अपने घर की हो, थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। कोई गिफ्ट ही लिया करो आते वक्त। अरे ज्यादा नहीं तो 1 किलो फल ही ले आओ। पता है तुम्हारा शौहर गरीब है। ये सुनकर आयशा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। इसका जी चाहा कि कह दे, आप लोगों ने तो अपनी कमाई से माँ को तोहफे दे दिए मगर मुझे ना पढ़ने दिया ना नौकरी करने दी, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आते? लेकिन हमेशा की तरह वो चुप हो गई। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। आयशा के आते ही सब ने सुकून की सांस ली। सायरा ने चम्मच हांडी में रख कर कहा, उम्मी ये खाने मुझसे तो नहीं बन रहे, आयशा से कहिए, इसे प्रैक्टिस है, और खुद बाहर निकल गई। सलमा बेगम के कहने पर आयशा खामोशी से किचन में चली गई और पूरे दिल से खाना तैयार किया। शाम को जब मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे तो सब बहनें लड़की वालों के अर्द गिर्द जमा हो गईं। बड़े जोश खुशी के साथ सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और अलिफाविंच कह कहे लग रहे थे। कमरे में कहकहों और बातों की आवाजें गूंज रही थीं। आयशा भी जल्दी से खाना बनाकर अंदर जाने लगी मगर अचानक अफशा ने इसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, इस घटिया हुलिये में अंदर जा रही हो? सबको लगेगा कि तुम काम वाली हो। अपने कपड़े देखे हैं? किस तीसरे दर्जे के बाजार से खरीद कर लाई हो? इंसान को अगर अपनी इज्जत का नहीं तो कम अज कम दूसरों की इज्जत का ख्याल रख लेना चाहिए। हमारी बदनामी मत करो। आयशा ने घबरा कर अपने कपड़ों पर नजर डाली जो पहले ही अच्छे नहीं थे और किचन में काम करने के बाद मजीद खराब लग रहे थे। अफशा ने डांटते हुए कहा, अंदर आने की जरूरत नहीं वरना कहीं रिश्ता ही ना टूट जाए। ये कहकर वो अंदर चली गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अब घर की खुशियों में भी इसे शामिल करने से जानबूझकर अलग किया जा रहा था। वो किचन में ही जाकर बैठ गई और अंदर से हंसी मजाक की आवाजें सुनती रही। एहसन के रिश्ते वाले बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। आयशा सारा वक्त किचन में सबकी फरमाइशें पूरी करती रही। खाने के बाद चाय और काफी का दौर भी उसी ने बनाया। जब मेहमान रुखसत हो गए तो वो खामोशी से किचन से निकली। इतने में आसिफ दरवाजे से अंदर आया तो सलमा बेगम खुश होकर बोले, अरे बेटा तुम आ गए। अफशा इसे देखते ही उठकर चली गई और बाकी बहनों ने भी बारे मुंह बना लिए। कोई भी अपने गरीब बहनोई को इज्जत देने पर तैयार न था। आसिफ को शर्मिंदगी सी होने लगी। आयशा जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई। इसकी हालत देखकर आसिफ चौंक गया। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? इसने पूछा मगर आयशा ने बात टाल दी। मेरे सर में दर्द है। सलमा से मिलकर वो दोनों वापस अपने घर आ गए। पूरे रास्ते आयशा चुप रही और घर आकर भी खामोश रही।
आसिफ ने महसूस किया और नरमी से पूछा, क्या हुआ आयशा? इतनी उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? कुछ लम्हे सोचने के बाद आयशा ने हिम्मत करके कहा, एहसन भाई की शादी 15 दिन बाद है। सब बहनिमा और भाई को तोहफे देंगी, लेकिन हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। ये सुनकर आसिफ खामोश हो गया और फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें पता है ना, दफ्तरी हालात खराब हैं। मेरी तनख्वाह से बमुश्किल घर के खर्चे पूरे होते हैं, माँ की दवाइयाँ, अबू के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करना, सब इसी से होता है। ऐसे में महंगा तोहफा देना मेरे बस में नहीं। इसकी आवाज़ में शर्मिंदगी थी। आयशा घबरा गई। वो आसिफ को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि आसिफ कितना अच्छा है और उसका कितना ख्याल रखता है। इसलिए इसने बात बदल दी और दोनों थोड़ी ही देर बाद किसी और बात में मसरूफ हो गए। मगर दिल ही दिल में आयशा ने सोच लिया कि वो एहसन की शादी पर अपनी और आसिफ की बेइज्जती हरगिज नहीं होने देगी। शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी थीं। सलमा बेगम रोज़ फ़ोन करके आयशा को बुलवा लेती। फैसला किया गया कि एहसन की शादी बहुत धूमधाम से होगी। अफशां, सायरा और फातिमा ने अपने लिए ब्रांडेड और महंगे जूड़े खरीदे। माँ के लिए भी कीमती सूट मंगवाए गए। अफशां बार बार चीज़ें दिखाती और तंजिया लहजे में कहती, तुमने अपने लिए क्या खरीदा है? देख लो, अगर तुम्हारे पास पहनने को कुछ नहीं तो मुझे बता देना, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा इस्त्री करके रख दूंगी जो तुम्हारे नए कपड़ों से भी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी इज्जत मत खराब करो। ये सुनते ही आयशा का दिल बैठ जाता। इसकी बहनें ही इसकी सबसे बड़ी तौहीन करने वाली थीं। शुक्र है कि बाकियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एहसन की शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। अफशां और सायरा ने आयशा से कई घर के काम करवाए। सलमा बेगम को दुख होता और वो मना भी करती, मगर अफशां उनकी एक नहीं सुनती थी। दिन गुजरते गए। आसिफ ने भी आयशा के बार बार मैके जाने पर कोई एतराज़ न किया। आखिरकार एहसन की शादी का दिन आन पहुंचा। घर की खूबसूरत सजावट की गई थी और अफशां ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे। एहसन अपनी बहनों के एहसान तले दब चुका था। वैसे भी वो जरा लालची मिजाज का था। बहनें जो हर वक्त जेब से पैसे निकाल कर उसके हवाले करने को तैयार रहती थीं, वो उन्हीं की सुनता था। आज भी इसे दुल्हा बनाया जा रहा था और सब बहनें उसके इर्द गिर्द घूम रही थीं। हंसी मजाक हो रहा था। आयशा साफ महसूस कर रही थी कि अगर बाकी बहनें कोई बात करतीं तो एहसन मुस्करा कर जवाब देता, लेकिन इसकी बात पर मुँह बिसोर लेता। आखिरकार इसने पूछ ही लिया, आसिफ भाई नहीं आए क्या? ये सुनते ही सायरा तंजिया बोली, आ जाएंगे अपनी खटारा मोटरसाइकिल पर फड़फड़ाते हुए। कौन सा लैंड क्रूजर में आ रहे हैं जो तुम्हें इतना इंतजार है? ये सुनते ही सब जोर से हंस पड़े और आयशा शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। एहसन की बारात निकली तो आसिफ भी अपने घर वालों के साथ आ पहुंचा। शादी हाल पास ही था जहां लड़की वाले मुंतजिर थे। हाल पहुंचते ही उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। आयशा खामोशी से सबसे पीछे पीछे चल रही थी। वो उन अमीर लोगों के दरमियान किसी तौर फंट नहीं हो रही थी। निकाह और रस्मों के बाद एहसन को दुल्हन के बराबर बिठा दिया गया। अफशां, सायरा और फातिमा महंगे कपड़ों और भरे भरे मेकअप के साथ फखर से बैठी थीं। सलमा बेगम भी महंगा जोड़ा पहने साथ बैठी थीं और सब रिश्तेदार उनके गिर्द जमा थे। कैमरों का रुख स्टेज की तरफ था। इतने में अफशां अपनी जगह से उठी और बुलंद आवाज में बोली, एहसन हमारा इकलौता भाई है। हम 4 बहनों ने फैसला किया था कि अपनी जिंदगी बनाने से पहले इसकी शादी करेंगे। आज एहसन की शादी पर हम बहनें इसे एक तोहफा देना चाहती हैं। ये सुनते ही सब रिश्तेदार दिलचस्पी से देखने लगे। तीनों बहनें उसके साथ खड़ी हो गईं। बस आयशा थी जो जरा फासले पर खड़ी थी। अफशां ने एक नज़र इस पर डाली, जैसे इसे पहले से अंदाजा था कि आयशा की बेइज्जती होने वाली है। इसने पर्स से एक खूबसूरत सोने की अंगूठी निकाली और एहसन को देते हुए कहा, ये अंगूठी हम तीनों बहनों की तरफ से है। एहसन की आंखें खुशी से चमक अलिफौट। तभी एक रिश्तेदार बोल पड़ा, अरे तो आयशा ने किया दिया, तुमने इसका नाम तो लिया ही नहीं। ये सुनकर अफशां के लबों पर गुरूर भरी मुस्कुराहट आ गई। वो तंज से बोली, हाँ आयशा, तुम और आसिफ भाई एहसन के लिए किया लाए हो। आखिरकार तुम ही तो शादीशुदा बहन हो और आसिफ वाहिद बहनोई है, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। तीनों बहनें मजाक उड़ाते अंदाज में आयशा की तरफ देखने लगी। सायरा ने मजीद जहर गिवला, अरे इसकी इतनी हैसियत कहाँ कि कुछ दे सके।
ज्यादा ना देखो, आसी कहीं कुछ मांग ही ना ले, शायद बोल दे कि हमें महीने का राशन दे दो, बिजली का बिल भर दो। ये सुनकर सब हंस पड़े। आयशा का दिल डूब गया, वो इंतहाई शर्मिंदा हो गई। लेकिन उसी लम्हे आसिफ इसके बराबर आ खड़ा हुआ। आयशा ने आंखों ही आंखों में इसे शुक्रगुजारी से देखा। आसिफ ने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, एहसन, मैं तुम्हारा इकलौता बहनोई हूं और आयशा तुम्हारी बहन है। हम दोनों भी तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाए हैं। ये सुनकर सब हैरत से उन दोनों को देखने लगे। आयशा और आसिफ आगे बढ़े और एक लिफाफा एहसन की तरफ बढ़ा दिया। एहसन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और उसकी दुल्हन भी हैरान रह गई, क्योंकि इसे तो हमेशा यही बताया गया था कि आयशा और आसिफ किसी काम के नहीं और उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एहसन ने लिफाफा खोला तो अंदर से 7 दिन का मरी और कश्मीर हनीमून पैकेज निकला। ये इन दोनों का गिफ्ट था। आयशा और आसिफ मुस्करा रहे थे, जबकि बाकी तीनों बहनों के मुंह हैरत के मारे खिले रह गए। सब लोग उन्हें देखते रह गए, क्योंकि ये अब तक का सबसे कीमती तोहफा था। नादिया भी खुशी से निहाल हो गई। इसने मोहब्बत से आयशा का हाथ थाम कर कहा, बहुत शुक्रिया, आप वाकई बहुत अच्छी है। बाकी सब ने एहसन को गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचा। आपका ये तोहफा मेरी जिंदगी भर के लिए आपकी इज्जत बढ़ा गया है। ये सुनते ही आयशा की आंखों में खुशी झलकने लगी, जबकि बाकी तीनों बहनें अंदर ही अंदर जल भुन गईं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा और आसिफ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। सब रिश्तेदार आयशा और आसिफ की तारीफें करने लगे। आयशा अच्छी तरह जानती थी कि आज इसने अपनी भाभी के दिल में जगह बना ली है और अब हमेशा में इसकी इज्जत बढ़ गई है। नादिया बाकी तीनों नंदों को उनके गुरूर भरे रवैये की वजह से नफरत से देख रही थी। शादी की बाकी रसूमात जारी थीं कि अफशा और उसकी दोनों बहनें लपक कर आयशा के पास आईं और तंजिया बोलें, बहुत चालाक हो गई हो, सच बताओ इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं हमारे घर से तो नहीं चराए? आयशा मुस्करा कर बोली, अब सारी जिंदगी मुझे नीचा दुखाने की कोशिश करती रहें, लेकिन ये भूल गईं कि जिसका अल्लाह पर ईमान हो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे पता था भाई को कोई ना कोई तोहफा देना जरूरी है। मैंने कुछ अरसे पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उन पैसों से मैंने कमेटी डाली थी और इसी बार कमेटी उठाकर ये पैकेज खरीदा है। मुझे खुशी है क्योंकि मेरे भाई और भाभी की खुशी ही मेरी खुशी है। इसके लहजे में सुकून था। तीनों बहनों के चेहरे नफरत से सिया पड़ गए। आसिफ प्लेट में खाना लिए आयशा के पास आया और बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से खाना खाओ, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। इसने मोहब्बत से इसके चेहरे को देखा। अफशा और सायरा हैरान रह गईं कि आयशा गुर्बत के बावजूद इतनी खुश क्यों रहती है, इसके चेहरे पर खुशी और सुकून की लाली क्यों है। वजह सिर्फ ये थी कि इसके पास असली दौलत थी, शौहर का सच्चा प्यार, जो उन तीनों में से किसी के नसीब में नहीं था। आयशा और आसिफ एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। आसिफ इसको मोहब्बत से खाना खुला रहा था, जबकि बाकी तीनों बहनें अपने महंगे कपड़ों और ज़ेवरात के साथ बिल्कुल खाली खड़ी रह गईं। एहसन भी अपनी दुल्हन नादिया के साथ बैठा बहनों को भूल गया। इस वक्त आयशा की बहनों को एहसास हुआ कि जो सारी जिंदगी रुपए पैसे की चमक दिखाकर इसे नीचा दिखाती रहे, आज आयशा के मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सबसे पहले मिल सके।